गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इफ स्टेटमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रोग्राम डिस्कस किया था उसको हम लोग सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। सीक्वेंशियल प्रोग्राम या सीक्वेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट लिखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम वन बाय वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद जो फाइनल आउटपुट होता है वो हमें मिल जाता है। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट हमेशा ऐसी नहीं रहती है कि जिस ऑर्डर में हम स्टेटमेंट लिखें उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो। कई बार ऐसा होता है वी हैव टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। जैसे सपोज करो कि दो नंबर हमारे पास दिया गया है और हमसे पूछा जाता है कि उसमें से बड़ा कौन है। तो जैसे सपोज करो कि एक नंबर से a इक्वल टू 7 है और दूसरा नंबर b इक्वल टू से 9 है, और अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में बड़ा कौन है तो आप क्या बताओगे कि b इक्वल टू 9 या b बड़ा है। अगर सपोज करो कंडीशन हमने चेंज करी, a इक्वल टू 17 कर दिया और b इक्वल टू 9 कर दिया। अब आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि 17 बड़ा है। इसका मतलब कभी आप ये कह रहे हो कि 17 बड़ा है, कभी आप कह रहे हो कि 9 बड़ा है। तो इन दोनों में से जो आप डिसीजन ले रहे हो कि आइदर दिस इज बिगर और दिस वन इज बिगर, तो दोनों में से किसी एक को ही आप बता रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसी को प्रोग्राम में हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब दो में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, इट मीन्स आपके पास कोई एक कंडीशन होगा, उस कंडीशन के बेसिस पे ही आपको डिसीजन लेना होगा कि किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। और इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और ब्लू जावा में या जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेटमेंट अवेलेबल है दैट इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशन। मतलब जो अभी आपने यहाँ पे कहा कि एक पर्टिकुलर सिंगल स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आप या तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो या ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो, या ये सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो या ये सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हो। लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन। तो वो कंडीशन किस तरह से देते हैं, तो यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स लिखा हुआ है। इफ और पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंडीशन दिया जाता है, और जब भी हम कोई कंडीशन देते हैं तो हमें मालूम है कि कंडीशन की वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो अगर कंडीशन ट्रू है देन फर्स्ट ग्रुप विल बी सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकेंड ग्रुप आफ्टर एल्स विल बी सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन। अब कंडीशन जो भी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी वो एग्जीक्यूट होगा कंडीशनल स्टेटमेंट तो वो ट्रू या फॉल्स में ही रिजल्ट देगा। तो ट्रू होने पे जो पहला ग्रुप है, अब ग्रुप में इसलिए कह रहा हूं कि इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट होगा तो भी ये पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फेल होने पे ये दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है तो हम ये कहेंगे कि फर्स्ट ग्रुप एग्जीक्यूट होगा और अदरवाइज सेकंड ग्रुप एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये जो कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है ये ऑप्शनल है, ये आप चाहें तो लगाएं चाहे तो न लगाएं, दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये मल्टीपल स्टेटमेंट है या कंपाउंड स्टेटमेंट है, इन दैट केस इसको आपको लगाना कंपल्सरी है, ये आपको लगाना ही लगाना है। एल्स और इसके बाद जो ये इतना लिखा हुआ है ये भी ऑप्शनल है। कई बार आपके पास कंडीशन ऐसा होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स के लिए कुछ नहीं दिया गया है। तो उस केस में क्या होगा कि कंडीशन ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा और इसके जस्ट बाद जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये ग्रुप एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पे जो लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट होगा। उस केस में एल्स और उसके बाद वाला स्टेटमेंट आप स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। अब इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और उसके हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम मैंने पहले से ही लिख दिए हैं जिससे टाइपिंग का आपका समय बचे, और एक एक प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये फर्स्ट प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। अब इसमें देखिए आप लोग क्या किया गया है, दो नंबर इंट ए और इंट बी दे दिया गया मेन के अंदर। इट मीन जब प्रोग्राम रन करोगे तो यू हैव टू प्रोवाइड टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर विल बी गोज टू ए एंड सेकंड नंबर विल बी गोज टू बी। कंडीशन आपका क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी।
तो कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए में जो नंबर है उसको बी वाले नंबर से कंपेयर किया जाएगा, एंड इफ द नंबर स्टोर्ड इन ए इज ग्रेटर देन बी द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मतलब अगर ए में जो नंबर है वो बी वाले नंबर से बड़ा है तो रिजल्ट डेफिनेटली ट्रू होगा, और नहीं तो फॉल्स होगा। अब सपोज करो ए इजकल टू मैंने 9 दिया और बी इजकल टू से 7 दिया, तो जो कंडीशन आपका है ए ग्रेटर देन बी वो क्या दिखाई दे रहा है, ट्रू दिखाई दे रहा है कि फॉल्स दिखाई दे रहा है? तो ये आपको ट्रू दिखाई दे रहा है। तो उस केस में अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, और कंडीशन फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट आफ्टर एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। और यहाँ पे देखो सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए हमने ब्रेसेज नहीं लगाया है, लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लगाने से भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपके केस में अभी ए इजकल टू 9 है, बी इजकल टू 7 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फर्स्ट स्टेटमेंट आपने क्या लिखा, लार्जेस्ट नंबर, और किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हो? ए की, और ए की वैल्यू क्या है? 9, तो 9 प्रिंट करेगा। अगर पहले इतना रन करा लें हम लोग, कंपाइल करा लिया, क्या देना था हमें? 9 और 7, रिजल्ट विल बी लार्जेस्ट नंबर इज, ठीक है। नाइन एंड 7, लार्जेस्ट नंबर इज 9, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको रिवर्स कर दें, इसमें कर दें से 12 और इसमें कर दें 22, तो अब कौन सा नंबर बड़ा है? ये ए है और ये बी है, तो बी बड़ा है तो इसका मतलब आउटपुट तो 22 आएगा। और कैसे आएगा? प्रोग्राम में आपके क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रोग्राम में आपने ए ग्रेटर देन बी, तो अभी क्या था, ये आपने कर दिया था इसको 12 और इसको कर दिया था 22। इस केस में क्या हो गया? ए ग्रेटर देन बी फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? सेकंड, और सेकंड में आप किसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हो? बी की 22 प्रिंट हो रहा था। तो इस तरह से ये प्रोग्राम दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए है। फिर एक प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब कोई नंबर इनपुट करके यू हैव टू चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और 0। तो इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे एक चीज और हमने लिया हुआ है, इसको पहले समझ लीजिए। जैसे अभी हमने लिखा था इफ कंडीशन फर्स्ट ग्रुप एल सेकंड ग्रुप, हम यहाँ पे चाहें तो एल्स इफ करके फिर कोई कंडीशन दे सकते हैं, से कंडीशन 2, तो अब ये अनलॉक कर लीजिए नेक्स्ट ग्रुप, इसके बाद फिर से एलसिफ देके हम जितनी बार चाहें लिख सकते हैं एलसिफ, फिर यहाँ पे कोई कंडीशन दे सकते हैं, एक कंडीशन दे दिया कोई, फिर स्टेटमेंट लिखा, फिर फाइनली लास्ट में हम क्या लिखेंगे? एल्स और स्टेटमेंट। तो इस तरह के एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि इसको हम लोग मल्टीपल एल्सिफ कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कई एल्स कंडीशन, कई कंडीशन वाले लगा दिया, एक कंडीशन ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अभी इसके पहले क्या था कि केवल हमारा इफ के साथ एक कंडीशन था और एल्स था। इसमें इसका एक पर्टिकुलर यूज भी है, जैसे इसमें क्या होता है कि जब कंडीशन हम देते हैं तो अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उस चीज़ को दोबारा, जैसे सपोज को मार्क्स दिया गया कि अगर 33% से, इसको समझ लो, फिर जैसे मार्क्स हम लोगों ने लेस देन 45 पे फेल, ठीक है, लेस देन 60 पे से सेकंड,
और लेस देन 70 पे कुछ भी हम दे देते हैं फर्स्ट। तो इफ कंडीशन जब आप यूज करोगे तो उसमें लिखोगे इफ मार्क्स लेस देन 45 तो आप फेल लिखोगे, ठीक है। फिर लिखोगे इफ मार्क्स लेस देन 60 तो सेकंड लिखोगे। तो उस केस में क्या होगा, अगर किसी का मार्क्स 33 है तो लेस देन 45 है, फेल दिखाया। उसके बाद से वो लेस देन 60 भी होगा तो फिर क्या दिखा देगा, सेकंड दिखा देगा। तो इस तरह के जब मल्टीपल कंडीशंस आ जाते हैं तो अभी और प्रोग्राम्स आएंगे तो हम लोग देखेंगे। अभी 2 दिन में लॉकडाउन इस एरिया का बंद हो जाता है तो हम लोग फिर बोर्ड पे भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इससे ही समझना होगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर 33 दिया है तो 45 से भी कम है और 60 से भी कम है। तो जब 45 से कम है तो ये फेल दिखा रहा है और जैसे ही इस कंडीशन पे आएगा तो फिर सेकंड दिखाने लगेगा। लेकिन अगर हम एल्स इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं तो अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उसके बाद बाकी किसी कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, सीधे इफ के स्कोप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से वो फेल ही दिखाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है इफ स्टेटमेंट के साथ। अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं और अगर बहुत प्रॉपर तरीके से आपने नहीं दिया हुआ है, जैसे उसमें कंडीशन फिर आपको देना होता है कि इफ मार्क्स लेस देन 45 देन फेल। उसके बाद केवल आप ये नहीं लिखोगे इफ मार्क्स लेस देन 60, आपको लिखना पड़ेगा कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 60, तब आपको लिखना पड़ेगा, तब फिर वही इसमें जाएगा। अदरवाइज वो इस कंडीशन को भी इसमें ले ले, क्योंकि 33 तब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 45 नहीं है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जैसे पहले लिख रहे हो उस तरह से लिखोगे तो सेकंड में भी आ जाएगा। तो उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम एलसिफ यूज कर लेते हैं। तो अभी इस प्रोग्राम में हम लोगों ने एलसिफ का ही यूज किया हुआ है। अब कैसे किया हुआ देखिए, इसमें नंबर आपने इनपुट करा लिया। इफ नंबर ग्रेटर देन 0 नंबर इज पॉजिटिव, एलसिफ नंबर लेस देन 0 नंबर इज निगेटिव, एल्स नंबर इज 0। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे हम लोग। इफ नंबर ग्रेटर देन 0 नंबर इज पॉजिटिव, फिर यहाँ पे एल्स ना लिखिए, सीधे लिखिए इफ नंबर लेस देन 0 नंबर इज निगेटिव, फिर इफ नंबर इज इक्वल टू 0 देन इट इज 0। तो उस केस में क्या होगा, तब भी वो एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि जो नंबर ग्रेटर देन 0 है वो लेस देन 0 तो कभी हो ही नहीं सकता है और इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, जो नंबर लेस देन 0 है वो ग्रेटर देन 0 कभी नहीं होगा, इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, तो एक ही एग्जीक्यूट होगा। तो एलसिफ न लगावे तो भी काम चल सकता है। लेकिन अभी जो मार्क्स वाला प्रॉब्लम हमने बताया था वहाँ पे समस्या आती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो जहाँ पे जैसा स्टेटमेंट जरूरत होगा वैसा हम यूज करते हैं। अब इस प्रोग्राम कंपाइल कराइए। यहाँ पे सपोज करो -8 दो, आउटपुट क्या आना चाहिए, नंबर इज नेगेटिव। ठीक, से 0 दे दो, नंबर इज 0। तो इस तरह से ये प्रोग्राम फंक्शन करेगा। ठीक है, अब एक प्रोग्राम इवन और ऑड का। किसी नंबर को यू हैव टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। तो पहली चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि इवन और ऑड की डेफिनेशन क्या होती है। तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन, ये आपको तो मालूम ही है। अब आपके सामने प्रॉब्लम के लिए यह है कि कैसे आप ये पता करोगे कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है। तो आप नंबर को 2 से डिवाइड करो तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपके पास केवल एक सिग्नेचर है टू आइडेंटिफाई वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, कि जब नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और इफ इट इज इवन, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, क्योंकि इवन नंबर को डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आपको कोसेंट मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो आपका कंडीशन ये हो जाएगा। अब नंबर को 2 से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर चाहिए, और रिमाइंडर के लिए मैंने आपको बताया था कि परसेंट जो है मॉड ऑपरेटर है, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इफ n% 2 इज इक्वल टू 0, n%2 आपको क्या देगा, इट विल डिवाइड नंबर बाई 2 एंड गिव रिमाइंडर। और रिमाइंडर को किससे कंपेयर करोगे, यू आर कंपेयरिंग द रिमाइंडर विथ 0। इफ बोथ आर इक्वल, यहाँ से रिमाइंडर मिला और यहाँ 0, दोनों इक्वल है, तो उस केस में आपको क्या प्रिंट करना है, नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड। यहाँ पे नंबर ना लिख के हमने क्या लिख दिया हुआ है, कोट्स के बाहर n लिख दिया है। तो कोट्स के बाहर जब n लिखा और n क्या है, ये वेरिएबल है, तो जो भी नंबर हम इनपुट किए होंगे इस n की जगह पे डिस्प्ले हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, जैसे 6 दिया आपने तो 6 इज इवन, ऐसे प्रिंट करेगा ये।
9 दिया आपने, 9 इज ऑड, ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो ये कुछ छोटे प्रोग्राम थे इफ स्टेटमेंट के। अब एक थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम, ये 9th के लिए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम भी हमने लिख दिया। प्रोग्राम टू इनपुट बेसिक सैलरी एंड कैलकुलेट नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शंस। DA will be equal to 10% if the basic is greater than 12,000, otherwise 20%. Medical is 10% of basic or 500 whichever is less, and tax flat 30%। मतलब क्या है कि किसी एम्प्लॉई को बेसिक सैलरी आपको इनपुट करना है, कुछ भी आप इनपुट कर सकते हो, उसके बेसिस पे उसकी नेट सैलरी निकालनी है। तो नेट सैलरी एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे एक ग्रॉस सैलरी या टोटल सैलरी होता है, और उसमें से जो डिडक्शन होते हैं, जो कटने वाले अमाउंट होते हैं, माइनस होने वाले, जब उसको माइनस कर देते हैं तो फाइनल इन हैंड जो सैलरी होता है उसी को हम नेट सैलरी कहते हैं, ठीक है। तो ये सैलरी की टर्मिनोलॉजी हो सकता है आपको समझ में ना आवे, क्योंकि अभी आप 9th या 10th के स्टूडेंट हो, कोई मैटर नहीं करता है। तो इसमें आपको बेसिक सैलरी इनपुट करनी है। DA डियरनेस अलाउंस एक टर्म होता है, वो कहा जा रहा है कि इस 10%, मतलब 10% ऑफ बेसिक, जो भी बेसिक होगा उसका 10% दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि बेसिक मस्ट बी ग्रेटर देन 12,000। अदरवाइज अगर बेसिक 12,000 से ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, 12,000 होगा या उससे कम होगा, उस केस में आप कितना DA दोगे, 20% दोगे। एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा करेंगे मेडिकल इज 10% ऑफ बेसिक और 500 विच एवर इज लेस। मेडिकल क्या करेंगे, 10% ऑफ बेसिक, मतलब जो भी बेसिक है उसका 10% तो होगा, लेकिन 500 से ज़्यादा नहीं होगा। तो जैसे 12,000 है तो इसका 10% कितना आएगा, 1200 आएगा। तो आप मेडिकल उसको कितना दोगे, 500 इज दोगे, क्योंकि आपने कहा है कि मेडिकल किसी भी कंडीशन में 500 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर सपोज करो इसकी सैलरी 1200 ही होती तो 1200 का 10% कितना होता है, 120 होता है। तो 120 500 से कम है, इसलिए 120 इसको दे दोगे। तो जो भी DA आया और मेडिकल आया वो किस में जोड़ देंगे, बेसिक सैलरी में जोड़ देंगे। तो बेसिक सैलरी में उसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल सैलरी बन जाएगा या ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। उस ग्रॉस सैलरी पे फ्लैट 30% आपको टैक्स काटना है। मतलब टैक्सेशन का कोई रूल नहीं बताया गया है, जितना टोटल सैलरी उसका 30% माइनस कर देना है। तो 30% माइनस कर दोगे तो टैक्स निकल जाएगा, टैक्स को टोटल सैलरी से माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, नेट सैलरी मिल जाएगा। कैसे इसको किया गया है, इसमें परसेंटेज का कैलकुलेशन है, रिजल्ट फ्रैक्शन में आ सकते हैं, इसलिए हमने डेटा टाइप के लिए लिया, डबल ले लिया। तो डबल BS किसके लिए लिया हमने, बेसिक सैलरी के लिए लिया है। इसके बाद कुछ डेटा टाइप और डिक्लेयर कर दिया हमने, DA डियरनेस अलाउंस जो DA वेरिएबल है, मेडिकल, टोटल, टैक्स और नेट, इतनी चीज़ें हैं। अब कंडीशन हमारी क्या है, पहले DA निकालें। इफ बेसिक ग्रेटर देन 12,000, तो ये BS बेसिक के लिए क्या लिया हमने, BS लिया। BS ग्रेटर देन 12,000 कितना DA देना था, 10%। तो DA इक्वल टू बेसिक BS इंटू 10%, मतलब क्या होगा, 10/100 या 0.1। एल्स अगर 12,000 से ज़्यादा नहीं है तो कम या बराबर होगा, ठीक है। उस केस में क्या कर देंगे, DA इक्वल टू BS इंटू 0.2, 20% आ जाएगा, ठीक है। फिर मेडिकल के लिए हम क्या करेंगे, मेडिकल कैलकुलेट कर रहे हैं, मेडिकल 10% निकालना, तो मेडिकल इक्वल टू BS इंटू 10%, 10% पहले कैलकुलेट हो गया। उसके बाद फिर हमने लिखा इफ मेडिकल ग्रेटर देन 5, जो अमाउंट ये आया इफ इट इज ग्रेटर देन 500 तो मेडिकल को हम चेंज करके 500 कर देंगे। अगर ये 500 या उससे कम आया तो जो रहेगा वही रहेगा। तो यहाँ पर वो इफ स्टेटमेंट ये आपको दिखाई दे रहा है जिसमें एल्स नहीं है, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था। फिर टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, बेसिक प्लस DA प्लस मेडिकल। अब टैक्स कैसे निकलेगा, टोटल पे 30% आपको कैलकुलेट कर देना है, 30 का मतलब 0.3। नेट कैसे निकलेगा, टोटल माइनस टैक्स, डन। फिर ये सारे टर्म हम डिस्प्ले कर देंगे, फाइनल हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये डिस्प्ले के लिए। अब देखिए कैसे काम कर रहा है। पहले हम लोग एक सैलरी दें से 12,000 ही दे दें, 12,000 ना दें, 15,000 दे दें, 12,000 से ज़्यादा है। तो 12,000 से ज़्यादा है तो DA कितना लगेगा, 10% लगेगा, ठीक है। मेडिकल 10% 15,000 का कितना होगा, 1,500 होगा, लेकिन मेडिकल कितना दोगे, 500 ही दोगे, कुछ से ज़्यादा नहीं देना। देखो आ रहा रिपोर्ट क्या आया,
बेसिक सैलरी 15,000 है, डीए कितना आया 10% 1500, मेडिकल इसका 10% 1500 आएगा, लेकिन देना आपको 500 ही है इसलिए 500, टोटल जोड़ दिए इन तीनों को 17,000 आ गया। टैक्स 17,000 का 30% 5100, ये इसमें से माइनस हो गया, नेट सैलरी आ गया। ठीक है, एक और इनपुट देखें हम लोग, देखें सॉरी 5,000 4,500, 12,000 से ज़्यादा नहीं है तो डीए कितना होगा 20% होगा, मतलब 900 आ जाएगा। डीए इसका 10% कितना हो जाएगा, मेडिकल 450 होगा, 500 से ज़्यादा नहीं है इसलिए 450 ही मेडिकल दिया जाएगा। देखो कितना हो गया 20%, जो कि 12,000 से कम है तो 20% डीए 900 आ गया। मेडिकल इसका 10% 450 आया था, 500 से कम है, जो आया वही देंगे, तीनों को जोड़ दिए 5850। टैक्स इसका 30% ये आया, ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये सैलरी कैलकुलेशन का। अब आपको प्रोग्राम को समझने के लिए एक दो बार इसको स्कैन करोगे, समझोगे अच्छी तरह से तो समझ में आएगा। ठीक है, और जब भी पढ़ो तो पूरे लेक्चर को अच्छी तरह से देखो, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम हम लोग करें। प्रोग्राम आपका है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपको इनपुट करने हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट। सब बहुत कॉमन प्रोग्राम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी ट्रायंगल के लिए उसके तीनों साइड्स आपने इनपुट किए ए बी और सी में, तो ट्रायंगल पॉसिबल तभी होगा जब किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो। ए और बी सी से बड़ा हो, बी और सी ए से बड़ा हो, और सी और ए का सम बी से बड़ा हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। हमने लिख दिया इफ दिस एंड किस तरह यूज होता है, कंडीशन के बीच में यूज होता है। अगर ये दो या दो से ज़्यादा में भी यूज होता है तो तीन कंडीशन है, अगर तीनों ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और तीनों ट्रू का मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ ए एंड बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, बी एंड सी ग्रेटर देन ए, एंड सी एंड ए ग्रेटर देन बी। अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो रहा है इट मीन ट्रायंगल पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। सॉरी, जैसे 3 4 5
वैसे भी दिखाया था राइट एंगल ट्रायंगल है, पॉसिबल होना चाहिए, ट्रायंगल इज पॉसिबल। ठीक है, अब हम दे देते हैं एक 3 4 55। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ए और बी का सम सी से बड़ा नहीं है। ए और बी कितना है, अगर आप बी और सी का सम कहें तो 55 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 59 3 से बड़ा है। अगर सी और ए का सम कहें तो 55 प्लस 3 4 से बड़ा है। लेकिन ए और बी का सम सी से बड़ा नहीं है, तो कोई भी एक फेल हुआ तो कंडीशन फेल हो जाएगा, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट्स के कुछ प्रोग्राम हैं जो हम लोग डिस्कस किए, और प्रोग्राम्स आप लोग डिस्कस करेंगे। और कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखा करें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो भी आप कमेंट में पास ऑन कर दें। ज़्यादातर लोगों के पास मेरा नंबर भी है, वो नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट आप लिख दें। अगले लेक्चर में उस क्वेश्चन को कंसीडर डेफिनेटली किया जाएगा। ओके, थैंक यू।